अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। खरगोशों में लगने वाली बीमारियों का समाधान, बोनसाई पौधे तैयार करने की तकनीक, पॉली हाउस में खीरा की आधुनिक तकनीक से खेती से ली अच्छी आय, एक सफल किसान की कहानी। खरगोश पालन व्यवसाय से हमारे जो किसान भाई जुड़े हुए हैं वो इसमें आने वाली बीमारियों को कैसे पहचानें और इसके निदान के लिए क्या कुछ उपाय जरूरी हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की डॉक्टर निधि अरोड़ा। यदि हम बीमारियों की बात करें तो सबसे पहले कई बार क्या होता है, उसको फोड़े से देखने को मिलते हैं। जो फोड़े हैं त्वचा में कहीं भी हो सकते हैं, पैर पे हो सकते हैं, खाल पे हो सकते हैं, ये कई, क्योंकि ये जो खरगोश का जो मवाद है और जो पशु है उससे थोड़ा गाढ़ा होता है तो तुरंत नहीं निकलता। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि वो थोड़ा पक जाए, नहीं तो स्वतः पकने के बाद उसका मुंह बना लेता है, वहाँ से वो निकल जाता है। जैसे ट्यूब से निकलता है कोई भी चीज़ हम निकालते हैं वैसे ही वो निकल जाता है। तो हम ये ध्यान रखें कि यदि नहीं निकल रहा है तो तुरंत पशु चिकित्सक के पास जा करके, या खुद भी कर रहे हैं तो एक ब्लेड को, साफ सुथरे नए ब्लेड को पानी उसमें आग से गर्म करके थोड़ा स्टरलाइज कर लें, उसका छोटा सा मुँह बना करके उस मवाद को निकाल दें। फिर उसमें कोई भी एंटीसेप्टिक, बीटाडीन या टिंचर आयोडीन लगा करके फिर एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। यदि आपके खरगोशों में भी ऐसी समस्या आए तो बताए गए उपचारों को अपनाएं। यदि फोड़े जल्दी ठीक न हो, उस दशा में पशु चिकित्सक से उपचार करवाएं। ये तो रही एक समस्या, इसके अलावा इनमें कुछ बीमारियां भी आती हैं, जिनका उचित समय पर निदान न होने पर घातक बन सकती हैं। इसलिए आप इनकी बीमारियों को कैसे पहचानेंगे और निदान के लिए क्या उपाय अपनाएंगे, आइए जानते हैं। उसके अलावा कई बार हम देखने को आता है खरगोशों में दस्त हो जाते हैं। तो उस दस्त की समस्या से यदि आ रहा है, वो कई बार सफ़ेद रंग के दस्त भी हो जाते हैं, कई बार खून मिले दस्त भी हो सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जीवाणु जनित, कई बार फफूंदी वाले, कई बार परजीवियों के कारण भी दस्त हो जाते हैं और कई बार मौसम में बदलाव के कारण भी हो जाते हैं। तो इसमें यदि दुर्गंध आ रही है और साथ साथ मल त्यागने के साथ, तो इस बात का ध्यान रखें तुरंत हम पशु चिकित्सक से मिलके उसको एंटीबायोटिक की थेरेपी कराएं। साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि उसमें पानी की कमी ना हो। जैसे मैंने बताया बहुत छोटा सा शरीर है, तो यदि पशु वो दस्त कर रहा है खरगोश, तो उसमें तुरंत उसको फ्लूइड चढ़ाना ज़रूरी है। नहीं तो हम नमक चीनी का, जैसे हम अपने ओआरएस का घोल बनाते हैं, वही घोल हम उसको भी दे सकते हैं, जिससे कि उसके अंदर शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके अलावा एक और जो समस्या जो आती है वो आती है कि जो उसके खरगोश के बाल बहुत झड़ते हैं, तो वो गोला बना लेता है। जो ऊन होता है वो उसको कई बार क्या होता है, वो झड़ते रहते हैं और उस गोले से बन करके वो उसको खाता जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि शुरू से ही जो है उसको हम पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार देते रहें, क्योंकि आहार की कमी के कारण जो गोले से गिरते रहते हैं उसको वो खाता रहता है और पेट में उसके बहुत सारे गोले बन जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी कई बार मृत्यु तक हो जाती है, क्योंकि ऑपरेशन उसमें इतना ज़्यादा करने का लाभकारी नहीं होता है। और जैसे मैंने बताया कि खान पान की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, ये भी है। तो हमें संतुलित आहार देना बहुत ज़रूरी है और हम उसमें आहार में ध्यान रखें कि दाने वो सब तो हम देते ही हैं, साथ साथ थोड़ी सी घास
उसका भी प्रयोग जरूर रखें। नहीं तो कई बार लगता है कि स्वस्थ रखने के लिए हम दाना देते रहें, सब देते हैं, वो सब अच्छी तरह है, लेकिन थोड़ा सा जरूर रखें, क्योंकि उससे उसकी पाचन की जो प्रक्रिया है वो सही रहती है। पाचन की प्रक्रिया सही रहती है तो बहुत सारे रोग, जैसे मैंने बताया गोला ही है, ये है, ये तुरंत निकल जाते हैं। लेकिन यदि ऐसा लग रहा है कि बार बार ये हो रहा है, तो हम अपने उसमें अलसी का तेल थोड़ा सा आहार में जरूर रखें। तो क्या होगा, अलसी का आहार देने से एक तो कब्ज की दिक्कत नहीं होगी उसको, दूसरी पेट फूलने की समस्या, या हम ऐसा कुछ आहार दे रहे हैं जिससे कि उसमें गैस बन रही है, तो गैस बनने की समस्या और ये सब कम हो जाती है, और आहार से चिकनाई के साथ वो बाहर निकल जाता है। एक चीज़ इस बात का ध्यान रखें। दूसरी, आहार में थोड़ा सा हम नमक और हिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक और जो रोग है वो पेट के और बाहर के दोनों के कीड़े की समस्या जो होती है, वो भी बहुत समस्या होती है। जैसे उसमें जो किलनी तक भी पड़ जाती है, तो वो क्योंकि हम उनके लिए, बाल के लिए उसको पाल रहे हैं, जो उसमें कोई कमी आ जाती है तो उत्पादन क्षमता पे तो पड़ते ही है, क्योंकि उसकी वजह से पशु का जो में भी जो हमारे मिनरल हैं वो सब है, वो परजीवी उसका ले रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी पे तो असर पड़ता ही है, साथ साथ उसमें रोग भी आने लगते हैं, जो कि कई रोगों का कारण होते हैं जो बाह्य परजीवी हैं। तो उसमें हम आइवरमेक्टिन है या बाह्य कृमिनाशन का प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ अंतःक्रमी की भी हम एल्बेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है, ये सब हम दवाई साथ साथ समय समय पर दे सकते हैं। इसके अलावा एक जो रोग है जो मौसम में बदलाव के कारण होता है वो है निमोनिया। तो निमोनिया का हमें विशेषकर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें क्या होता है, पशु को तेज बुखार होता है, नाक से स्राव गाढ़ा आने लगता है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया अस्वस्थता के लक्षण के टाइम पे। तो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं स्राव आ रहा है या कई बार पसलियाँ सी चलने लगती हैं। यदि पशु की पसलियाँ चल रही हैं, आंखों से स्राव आ रहा है, नाक से स्राव आ रहा है, और तो हमें तुरंत पशु चिकित्सक को दिखा करके उसका निमोनिया का इलाज करना चाहिए, अदरवाइज उसकी मृत्यु हो सकती है। एक और जो समस्या जो उसमें देखने के लिए मिलती है वो है लकवा या लंगड़ापन। तो उसमें कई बार क्या होता है, अगले या पिछले पैरों से वो लंगड़ा के चलने लगता है। तो ऐसे में कई कारणों से हो सकता है, कई बार चोट लगना, या उसमें जैसे मैंने बताया फोड़े की समस्या, घाव हो जाते हैं उसकी वजह से, या कमी, खान पान की कमी की वजह से भी कई बार हो जाती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि आहार में हम समुचित मात्रा में उसको जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी समुचित मात्रा में मिले, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो भी सब मिले, तो हम ऐसा आहार बनाए संतुलित कि उसमें कमी न रहे, तो लकवे की समस्या फिर नहीं आती है। साथ साथ एक चीज़ और है, जो मादा होती हैं उसमें इसमें देखा जाता है कि 4 से 5 तक आयन होते हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि कई बार इसमें मवाद पड़ जाता है, तो जिसको हम थैनाला भी कहते हैं। तो छोटे से मादा शावक में भी ये समस्या आ जाती है, तो उसमें हम ध्यान रखें कि इस तरह की समस्या ना आए। और एक जो विशेषकर ध्यान देने की बात है, जो बीमारी फैलने के कारण होते हैं वो होते हैं कि हम अस्वस्थ पशु को और स्वस्थ पशु को एक साथ रख देते हैं। हमेशा ध्यान रखें, स्वस्थ पशु को अलग रखें, और जैसे अस्वस्थता के किसी को लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो अलग रखें। चूने का प्रयोग बहुत आयत से करें, क्योंकि चूना एक तो स्वच्छता तो लाता ही है, साथ साथ दुर्गंध उस जगह की है उसको भी सोख लेता है। तो जो अभी है, जो जहाँ हमने उसको रख रखा है वहाँ की स्वच्छता का बहुत ध्यान रखें। खूब सारा पानी पीने को दें, जो कि बहुत सारे रोगों से दूर रखता है। साथ साथ एक चीज़ का और जो यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि यदि लग रहा है कि पशु अस्वस्थता की ओर जा रहा है, तो और जो बाड़े में हमने और पशु को दे रखा है, तो जो वेटनरी डॉक्टर खुद भी है या उसका देखभाल कर रहे हैं, तो जब भी किसी अस्वस्थ पशु को छुए तो हाथ धोने के बाद स्वस्थ पशु को छुए, क्योंकि यही रोग फैलाने का कारण होता है एक पशु से दूसरे पशु में। और एक और विशेष ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि यदि हम पशु को जब हम खरीद के लाए हैं तो कुछ समय के लिए उसको थोड़े अलग जगह पे रखें। हो सकता है वो कुछ बीमारी उसके साथ आ गई हो, तो जो कि वो बीमारी दूसरे पशु में फैल सकती है। तो इस तरह की बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम कई रोगों से बचाव कर सकते हैं। खरगोश पालकों को यहाँ एक सलाह देना हम जरूरी समझते हैं कि इन समस्याओं और बीमारियों से बचने के लिए आवास की साफ सफाई और संतुलित आहार पर उचित ध्यान दें। साथ ही बदलते मौसम के अनुसार खरगोशों की जरूरतों को समझें और उसके अनुरूप ही इनका प्रबंधन करें। यदि ऐसा करते हैं तो बीमारियों की संभावना बहुत ही कम रहेगी और आप इससे मिलने वाले लाभ को और बढ़ा सकेंगे। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बोनसाई एक जापानी भाषा है जिसका मतलब बौने पौधे से होता है। इस तकनीक में कुछ विशेष वृक्षों के पौधों को छोटा रूप दिया जाता है जिसे गमलों में उगाया जाता है। इस कला के अंतर्गत पौधों को सुंदर आकार दिया जाता है जो बड़े वृक्षों के समान दिखाई देते हैं और घर की शोभा बढ़ाने के लिए ऐसे पौधों की शहरों में बहुत मांग रहती है। तो आइए आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के रहने वाले और पेशे से बैंक कर्मी रवि शंकर द्विवेदी से, जो कि बोनसाई पौधों से अपना घर सजाए हुए हैं। पिछले 34 वर्षों से बोनसाई तकनीक से पौधों को ये सुंदर रूप देते चले आ रहे हैं। ये बहुत पहले मैं जयपुर गया हुआ था जिनके साथ घूमने, उन्हीं के एक रिलेटिव थे, उनके यहाँ मैंने देखा 6, 7, 8 लगा हुआ था। तो वहीं से प्लांटेशन का काम तो पहले करते थे, लेकिन बोनसाई के प्रति थोड़ी आसक्ति जगी कि ये बहुत बढ़िया है। इसके बहाने तमाम जो बड़े वृक्ष हैं उनको छोटे रूप में सहेज के हम रख सकते हैं। तो कलात्मक शेप दे करके, एक साइज़ दे करके उसको, और इस तरीके से जो विभिन्न प्रजातियों के पौधे थे, ऐसे पौधे जो बहुत बड़े होते हैं जिनको रखा नहीं जा सकता, तो वही मन में आया और उसके बाद से मैं उसी क्षेत्र में थोड़ा सा आगे बढ़ता गया, करता गया। बोनसाई यानी बौने वृक्ष उगाने की कला। बोनसाई तकनीक में विशालकाय वृक्षों को बौन रूप में गमलों व प्यालियों आदि पात्रों में प्राकृतिक रूप से पनपाने की कला को बोनसाई कहते हैं। ये जापान की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है जो अधिकांश परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। जापान से यह कला अन्य देशों में पहुंची और लोकप्रिय हुई। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला खूब बढ़ी है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अच्छी तैयार की गई बोनसाई को प्राकृतिक प्रेमी मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। ये अब हमारा समझ लीजिए कि वो 34 साल का बरगद है। ये मई में हो जाएगा, 5 मई को इसका हम पर्यावरण दिवस पे पूजन भी करते हैं, वृक्ष पूजन समारोह मनाते हैं। तो उसी से ही 34-35 साल का लगभग हो गया, 34 साल का, तब से मैं कर रहा हूँ, अनवरत कर रहा हूँ। और जहाँ भी जाता हूँ सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों के विषय में ही जानकारी करना, ले आना, सहेजना, लोगों को प्रेरित करना। और इसके अलावा मैं तो कहता हूँ कि हमसे जुड़े हुए जो लोग भी हैं, किसी शादी विवाह समारोह जहाँ भी उनको जाना होता है, मैं कहता हूँ कि आप लोग भेंट के रूप में एज ए गिफ्ट पौधे को ही दें। बोनसाई की तमाम विधाएं हैं, लेकिन हम जो विधा डेवलप करते हैं, पहले तो पौधे को ज़मीन में लगाते हैं, छोटे गमले में लगाते हैं। छोटे गमले से जब वो बढ़ता है, बाढ़ उसकी थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो बड़े गमले में उसको रीप्लांट करते हैं। मैं इस विधि से करता हूँ कि उसकी जो मेन प्राइमरी रूट होती है वो ज़मीन में जाती है, वो ज़मीन नीचे जाती है। जब पौधा मोटा हो जाता है तो उसको निकाल देते हैं, फिर उसकी प्राइमरी रूट को वो काटते हैं। सेकेंडरी रूट जो होती हैं, सहायक जड़ें होती हैं, उनकी प्रूनिंग करते हैं, फिर उसको वहीं से बढ़ने देते हैं। और हर साल जो है अकॉर्डिंगली उसको हम काटते छाटते रहते हैं। शेप, साइज, डिजाइनिंग जैसी देनी होती है वो हम उसको देते रहते हैं। प्रत्येक तैयार पौध को छोटे आकार के ऐसे डिब्बों में प्रतिरोपित किया जाता है जिसके किनारों और तली में उचित आकार के छेद बने हों। इन डिब्बों में हल्का मृदा मिश्रण भरा जाता है। इन डिब्बों में नियमित रूप से उचित पोषक तत्व व पानी दिए जाते हैं। 2 वर्ष तक डिब्बों के छिद्रों से बाहर निकलने वाली हर जड़ को काट दिया जाता है ताकि वृक्ष की बढ़वार सीमित रहे। रोपण के दूसरे वर्ष के दौरान डिब्बों में लगे वृक्ष की टहनियों को नोचकर तथा तनी को साधकर वृक्ष को उचित आकार प्रदान किया जाता है। साधने का कार्य लोहे के तारों, छड़ों या लकड़ी के डंडों की सहायता से किया जाता है। तनों को मोड़कर, घुमाव देकर या सीधा बढ़ाकर बोनसाई वृक्ष को कोई अनूठा या फिर प्राकृतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। मेन चीज है इसका न्यूट्रिशन, जो उसको भोजन देते हैं, जो उसमें खाद, पानी, मिट्टी देते हैं, वो थोड़ी अलग तरीके से बनाई जाती है। मिट्टी का परसेंटेज जो होता है 30 से 35% होता है। उसमें बोन मील है, सुर्खी है, फास्फोरस है, नीम की खली है, कोयले का चूरा है, ये सारा मिक्स करके, गोबर का सड़ा खाद है, सड़ी हुई खाद, सारे को मिक्स करके हम साल 1.5 साल पे उस पूरे को चेंज करते हैं। पूरी जो उसकी न्यूट्रिशन होती है गमले में उसको
निकालते हैं, फिर बरसात के बाद उसको रिप्लांट करते हैं। और जो उसकी जड़ें होती हैं, सहायक जड़ें होती हैं, जो सेकेंडरी रूट्स होती हैं, उस पे हम उसको न्यूट्रिशन देते हैं। मेन जो रूट होती है उसको हम निकालते रहते हैं। और ऊपर की जो प्रूनिंग है, अपने जैसी डिज़ाइन चाहते हैं जिस हिसाब से उसको काटते छाटते रहते हैं। ये विधा है जिससे वो बढ़ता रहता है, सर्वाइव करता रहता है। जो फलदार वृक्ष हैं उसमें उसी तरीके से फल भी लेते रहते हैं। नींबू है, संतरा है, चीकू है, आम है, अमरूद है, जितनी भी चीज़ें हैं, पनियाला है, आपने देखा, खिरनी है, ये सारे वृक्ष में सारे फल लगे हुए हैं, होते भी रहते हैं। यही विधा है, इसे हम बढ़ाते रहते हैं। सामने आपका 28 साल का इमली है, इमली देख ही रहे हैं आप, इमली की भी तरीका यही है। तो इससे तरीका ये है, उसको मेन चीज़ है न्यूट्रिशन, प्रॉपर केयर जो है, देखभाल करते रहते हैं। और रेगुलर जो है, ज़रूरत से ज़्यादा इस पर ध्यान देना पड़ता है। कि एक तो सामने आपको दिख रहा है रुद्राक्ष का है, बड़े दाने का रुद्राक्ष है, वो भी यहाँ नहीं होता है। सामने आपके कश्मीर में होने वाला चिनार है, काफ़ी बड़ा हो चुका है, 12-14 फीट का हो गया है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो आपका काली मिर्च हुआ, तेजपत्ता हुआ, ये सारी चीज़ें भी यहाँ नहीं होती हैं। तो हमको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है। पौधों के प्रति जो लगाव है, इमोशन है, उसको लगता है कि कहीं न कहीं से कुछ स्पिरिचुअल है। जैसे लगता है कि इनको भी मालूम है कि हाँ, मेरे प्रति जो भावनाएं हैं इनकी कैसी हैं, उस हिसाब से इनकी बाढ़ भी होती रहती है। और ये लगते रहते हैं, आप सभी को देख रहे हैं। जो भी रेयर है, जो नहीं होता है, मैं यहाँ कर रहा हूँ और हो रहा है। किसान भाई भी कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है, जिनके पास भूमि कम है, ज़मीन कम है, उसमें ये कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, देखने में बढ़िया लगेगा, लोगों के मन में पेड़ पौधे के प्रति एक प्रेम जगेगा। उसको कैसे सहेजा जाए, उसको कैसे संरक्षित किया जाए। तो जो लोग इस छोटे भूमि में करेंगे, छोटी जगह में करेंगे, बड़े लोग भी जो काफ़ी बड़े भूमिदार हैं वो भी करेंगे कि हाँ, हमको भी कुछ करना चाहिए। बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जानना चाहते हैं और जानते हैं, मैं बताता भी हूँ। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य में खीरा की खेती तो बहुत से किसान भाई करते हैं और लाभ भी कमाते हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो पॉली हाउस के अंदर पॉलीबैग में खीरा की खेती आधुनिक तरीके से करके अन्य किसानों की तुलना में लगभग दोगुना लाभ कमा रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं मध्य प्रदेश के प्रगतिशील किसान भगवती लाल पंवार, जिन्होंने पॉली हाउस में कोकोपीट भरकर खीरा की खेती करके अच्छा मुनाफा कमाया है। तो इनकी खीरा की सफलतम खेती की कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। कि पार्थिनो कार्तिक वैरायटी जो पॉली हाउस के अंदर लगती है, उसको चयन करके उसको लगाया है। और मैंने भी महाराष्ट्र के समृद्ध किसान जिनके द्वारा देख के और ये चीज़ करने की सोची और ये लगाया है। ये थोड़ा हट के है। पॉली बैग के अंदर मैंने खीरा लगाया है, ज़मीन से हट के। ज़मीन ग्रसित जो रोग होते हैं उनको देखते हुए हमने पॉली बैग के अंदर कोकोपीट के अंदर लगाया है। इस किसान ने पॉली हाउस में पॉलिथीन बैगों के अंदर कोकोपीट का प्रयोग करके ड्रिप विधि से खीरा की फसल लगाकर अभी तक कितना उपज प्राप्त की है तथा आने वाले समय में इन्हें खीरा का और कितना उत्पादन मिल सकता है। साथ ही साथ खीरा की खेती में लागत खर्च को काटने पर कितना शुद्ध लाभ प्राप्त होगा, आइए जान लेते हैं इसी किसान से। पॉली हाउस के अंदर खीरा लगाने का जो एक खर्च की बारे में बात करूं तो पॉली हाउस तो मेरा पूर्व से बना हुआ है। ये मेरा एक स्थायी इन्वेस्टमेंट है। इसकी जो ड्रिप की बात करें तो वो भी मेरी स्थायी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन खर्च मेरा शुरुआत होता है तो एक तो पॉलीथीन बैग होता है, उसके अंदर जो कोकोपीट डाला है वो, और सीड बीज की बात करें, बीज, ये 3 चीज़ लगी। उसके बाद में फिर खाद के बारे में बात करें तो खाद इसमें जो देना रहा, कुछ दवाइयों का उपयोग हुआ। इसकी जो मेरे 2500 पौधे हैं, इसकी कुल एक पौधे के ऊपर जो लागत लगी है वो 25 रुपये के लगभग है। और टोटल खर्च की बात करें तो 62,500 का मेरा खर्च हुआ है। और प्रोडक्शन के बारे में मैं बात करूं तो अभी तक 5 टन मैंने इस पे से उत्पादन ले चुका हूं। और अभी जो अवस्था दिख रही है उसमें मुझे 1 टन के लगभग
उत्पादन मिल सकता है मुझे। तो कुल बताएं तो 6 टन के लगभग मेरा उत्पादन हो जाएगा। मेरे इसके भाव के बारे में बात करूं तो करीब मुझे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 रुपए किलो तक भी मुझे मिला। तो एक एवरेज की बात करें तो 20 रुपए किलो का एवरेज मैं मानता हूं, जिससे मेरा यदि 6 टन भी मेरा माल हुआ तो 1,20,000 के लगभग मेरा टोटल अर्निंग होगी। उसमें से यदि मेरे खर्च की बारे में बात करूं तो 62,500 के लगभग मेरा खर्च हुआ। तो आज मुझे बाकी का 57,500 के लगभग मेरा शुद्ध मेरा मुनाफा होगा इससे। किसान भाइयों, खीरा की फसल से इतना अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इस किसान ने पॉलिथीन बैगों के अंदर कोकोपीट का प्रयोग करके ड्रिप विधि से खीरा की बुवाई कैसे की और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हुए सिंचाई प्रबंधन तथा खीरा की बेलों को सहारा किस प्रकार से दिया, आइए जानते हैं। मैंने इस पौधे को नर्सरी के अंदर ही मतलब पाली हाउस के अंदर ही इसकी बीज को ट्रे के अंदर डाला। ट्रे में डालने के बाद में इसका पौधा तैयार करके तब तक मैं इसकी सारी तैयारी बैग भरने की और ये अंदर का तार वगैरह ऊपर जो लगाने का, तार बांधने का, ये सारे सिस्टम की तैयारी करता रहा जब तक पौधा तैयार हुआ और हमारे इधर की तैयारी कंप्लीट हो गई। सीधे उस पौधे को इसके अंदर हमने ट्रांसप्लांट किया। इस शुरुआत में पौधे को लगाया, जब वो एक अवस्था तक पहुंचा फिर हम लोगों ने उसको एक प्लास्टिक के क्लिप से ऊपर से जो धागा हम लोगों ने लटका रखा है उसके सहारे उसको फिर बेल को हमने धीरे धीरे इसके ऊपर चढ़ाना की कोशिश करी और धीरे धीरे चढ़ता रहा। और आज की कंडीशन में करीब 12-13 फीट के लगभग अभी पौधा मेरे पास है। मेरी लाइन से लाइन की दूरी 2.5 से 3 फीट के लगभग है और एक पौधा दूसरे पौधे से करीब 1 फीट की दूरी पे है। पूरे इसमें एक लाइन के अंदर 50-60 पौधे हैं, किसी लाइन में 55 है, किसी में 60 है। थोड़ा आगे पीछे डिस्टेंस होती है उस हिसाब से 50-60 पौधे एक रो में हैं। करीब 40 रो के लगभग है मेरी। सिंचाई प्रबंधन की बारे में बात करें तो सर मैंने एक यहाँ पर टैंक बना रखा है हाइट पर, उससे हम लोग ड्रिप सिस्टम द्वारा इसको पानी देते हैं। सिंचाई तो सर सुबह और शाम दोनों समय इसमें मतलब ये समझ लीजिए 250-300 ग्राम पानी सुबह चला जाना चाहिए, 250-300 ग्राम पानी शाम के वक्त देते हैं। खाद की बात करें तो हम लोग 3-4-5 दिन के अंतराल में एक बार इसमें खाद देते हैं। तो वेंचुरी सिस्टम लगा रखा है, उस वेंचुरी के द्वारा हम लोग इसके अंदर खाद देते हैं। शुरुआती दिनों में हम लोगों ने इसको जब पौधा लगाया था उसके 8 दिन बाद इसमें हम लोगों ने 22 और हुमिक का डेंचिंग किया था। उसके बाद में हम लोगों ने इसमें 1919, 1919 का 1261-0, 13-0-45 और 13-40-13 कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मिक्स माइक्रोन्यूट्रंस, पोटाश, ये सभी खादों को अलग अलग अवस्था में हम लोगों ने मिक्स करके इसको देते रहे। इसमें एक रोग की बात करें तो इसके अंदर थोड़ा सा मुझे स्टार्टिंग में ब्लाइट का प्रकोप दिखा और ब्लाइट के लिए हम लोगों ने स्प्रे भी किया। कुछ वाइट फ्लाई भी इसके ऊपर अटैक किया था शुरुआती दौर में, जब थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस स्टार्टिंग मेरे पास जो पाली हाउस था उसमें था। एसिटामाप्राइड है, एसीफेड है, एक्टारा है, इन छोटे मतलब हल्के केमिकलों का उपयोग करके हम लोगों ने रोग प्रबंधन किया। और पाली हाउस के अंदर होने से एक तो जो कचरा जो अपना वीड होता है वो अंदर होता ही नहीं, तो इतना कोई मच्छर या कोई अंदर पैदाइश होगी तो अपने को रासायनिक दवाइयों का कोई उपयोग करना पड़ेगा। जनित जो बीमारियां होती है वो इसमें नहीं होगी, तो भी इसमें अपने को थोड़ा फफूंदजनक कोई रोग नहीं होगा, कोई उसके लिए दूसरा पेस्टिसाइड या कोई फफूंदजनक दवाइयों का स्प्रे करना पड़ेगा। और तुड़ाव के बारे में बात करूं तो मैंने अभी तक इसमें से 40 से 50 बार तुड़ाव ले लिया होगा। हर एक दो दिन में इस पे तुड़ाव आता रहता है। आज भी जो मैंने तोड़ा है वो करीब 1 क्विंटल के लगभग का है। तो किसान भाइयों, मैंने जो पाली हाउस के अंदर जो खीरा लगाई है इस तरह से हर किसान भाई इसको लगा सकता है और एक नई तकनीक का खेती करने का उसे भी अवसर मिलेगा। और मैंने भी इसमें से बहुत अच्छा अर्न किया है, पहली बार लगाया और बहुत अच्छा कमाया। मैं इसको और आगे अच्छे से करता रहूं और दूसरे भी किसान भाइयों को मैं सलाह देता हूं कि इस तरह से खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
और इस समय हम देख रहे हैं कि किसान भाइयों, आपकी चने की फसल पकने को है, तो इस समय आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और इसकी जो थ्रेसिंग करना है, क्योंकि पहले तो आपको कटाई करना है और कटाई में हमें देखना है कि चने की जो फलियां हैं जैसे ही पीली पड़ने लगेंगे और दाना हम उसको जो निकाल के देखें तो थोड़ा हार्डी हो जाए, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये पकने की स्थिति में है, तभी कटाई करें। एक चीज़ और ध्यान रखें कि जिन किसान भाइयों ने अच्छा बीज कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से या विश्वविद्यालय के माध्यम से कहीं से भी खरीदा है, तो उसको बीज के रूप में आप जो प्रयोग कर सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, आप और बीज के रूप में प्रयोग करने के लिए थोड़ा सावधानी ये बरत लें कि खेतों में आप ये देखें कि उसमें जो भी दूसरी किस्म के पौधे आपको दिखाई दें तो उसको उखाड़ के अलग कर दें, और जो एक ही किस्म के पौधे हों उनको जो है आप जो है एक साइड में रखें, जिससे कि कोई मिलावट नहीं हो, तो हम अगले वर्ष भी उसको जो है बीज के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जो है ये चने की कटाई क्योंकि आप जो है हंसिया से ही करते हैं, और आजकल जो दांतेदार हंसिया आता है उससे जो आसानी से हो जाती है, जिससे कि हमारा जो फसल खराब नहीं होती है। दूसरा ये कि आजकल क्योंकि ज़्यादा बड़ा एरिया होता है तो हम कंबाइन से भी कटाई कराते हैं, तो कंबाइन में तो आपकी हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों साथ साथ होती है, कटाई और मड़ाई दोनों कार्य साथ साथ होते हैं। लेकिन बहुत बड़े एरिया में अगर चना लगा है तो वहाँ हम कंबाइन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ थोड़ा एरिया है और थोड़ी थोड़ी ज़मीन है किसानों के पास, वहाँ हमको जो है हाथ के द्वारा ही कटाई करनी है, और कटाई करने के बाद में उसको जो है खलिहान में सूखने दें, क्योंकि अगर गीला हम निकालेंगे, चाहे आप जो है आदमी के द्वारा निकालें या जो है ट्रैक्टर के द्वारा निकालें या थ्रेसर के द्वारा निकालें, तो हम ये देखते हैं कि जब हम ट्रैक्टर के द्वारा निकालते हैं तो काफ़ी चना टूट जाता है, तो टूटने से हमारा काफ़ी नुकसान होता है। तो आजकल जो मल्टी क्रॉप थ्रेसर आ रहे हैं उससे हम हर फसल का जो है चलना बदल करके और फसल को जो है हम निकाल सकते हैं, तो उन चलनों को जो है समय समय पे बदल दें। कि जैसे चना है मोटे अनाज वाला फसल है तो उसके लिए अलग चलना लगेगा, तो जैसे फसल के हिसाब से वो चलने को बदल लें, और बदलने के उपरांत ही हम जो है उसमें जो थ्रेसिंग करें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गन्ने की पेड़ी फसल में प्रबंधन, पंतनगर मौसम आधारित किसानों को जरूरी सलाह। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।